हर चैप्टर हमें मौका देता है कि हम आज से पढ़ेंगे, है ना। आज एक और वही वाला दिन है, एक और मौका है। हाँ जी, चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग के अंदर बेटा कॉन्ट्रैक्ट तो दुनिया भर के हो सकता है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ा हुआ है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। नहीं, पहले का कुछ आसान चैप्टर, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बेटा कृपया ध्यान से समझना, है ना, ध्यान से समझना है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम बात करें और हमको कॉन्ट्रैक्ट की कोस्टिंग करनी है बेटा। बेशक से नाम ये कोस्टिंग है, बेशक से हम बात करें कोस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन हम जो यहाँ पर रूल्स वगैरह सीखने वाले हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 के हिसाब से चलते हैं। किसके हिसाब से चलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 AS। तो जैसे हम नॉर्मल अकाउंट्स बनाते थे वैसे ही अकाउंट्स यहाँ पर बनाने हैं। अभी तक तो हर चैप्टर के अंदर हम अलग अलग स्टेटमेंट्स बना रहे हैं ना, यहाँ पर हमें अकाउंट्स बनाने हैं। जो नॉर्मल टी शेप डेबिट क्रेडिट वाला आप अकाउंट बनाते हो वो वाला काम करना है। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे तो दो पार्टीज होती है। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट बेटा दो होती है हमारे पास। ये स्क्रीन कट लगी है, इधर की इधर आ रही है। हां, रिमोट से बेटा पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है दो, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी। पढ़ने पे ध्यान लगा लो कि जितनी जगह पे लिखा जा रहा है उसमें समझ में आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी। बेटा कॉन्ट्रैक्टर, अगर मैं कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करूं तो ठेकेदार। कॉन्ट्रैक्टर वो व्यक्ति है जिसने काम परफॉर्म करना है, जिसने बिल्डिंग बनानी है, ब्रिज बनानी है, सड़क बनानी है। कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो बेटा मैंने ठेकेदार को अपॉइंट करा, मैंने बोला भाई साहब बिल्डिंग बना दो। तो जिसने बिल्डिंग बनानी है वो हो गया कॉन्ट्रैक्टर, और जिसके लिए बिल्डिंग बनानी है, जिसने पेमेंट करनी है उस बिल्डिंग बनाने के लिए, वो हो गया कॉन्ट्रैक्टी। तो कॉन्ट्रैक्टर कौन है बेटा? हु परफॉर्म्स द टास्क। कॉन्ट्रैक्टी कौन है बेटा? हु पेज फॉर द टास्क। तो कॉन्ट्रैक्टर होता है और बेटा कॉन्ट्रैक्टी होता है। कॉन्ट्रैक्टर वो व्यक्ति है जिसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, यानी कि मटेरियल लाएगा, लेबर लाएगा, मशीनें लाएगा, सारे वर्कर से काम करवाएगा, उनको सुपरवाइज करेगा। ठीक है जी, वो हो गया कॉन्ट्रैक्टर। और जिसके लिए ये काम परफॉर्म किया जा रहा है, जो उसके बदले में पैसे देगा उसको, कॉन्ट्रैक्टर को, वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टी। तो कॉन्ट्रैक्टी के लिए ये कोई स्पेशल ट्रांजेक्शन नहीं है बेटा। कॉन्ट्रैक्टी ने अगर बिल्डिंग बनवानी है या फिर वो बनी बनाई बिल्डिंग खरीदता तब भी एंट्री करता बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बिल्डिंग बनवाएगा तो उसके ऊपर जो भी खर्चे करेगा तब भी यही एंट्री करेगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो उसके लिए कोई अलग से अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंटिंग है बेटा ठेकेदार के लिए, जिसने खर्चा करना है, क्योंकि उसको लेबर अपॉइंट करनी पड़ेगी उसके लिए जो काम किसी और के लिए कर रहा है। मटेरियल खरीद के लाएगा उस काम के लिए जो काम किसी और के लिए किया जा रहा है। तो ठेकेदार की स्पेशल बुक्स आपको यहाँ पर बनानी है। प्रॉफिट भी कौन कमा रहा है इस ट्रांजेक्शन के अंदर? ठेकेदार कमा रहा है। तो हमको इस चैप्टर में जो बुक्स पर सीखनी है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने सीखने हैं किसके? कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके से बुक्स प्रिपेयर करता है, तो हम बेटा यहां पर बात करेंगे बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। सर कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्टर हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएगा। मान लो ऐसा हो सकता है कि बेटा कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, बड़ा ठेकेदार है, उसकी 3-4 साइट एक साथ चल रही, अलग अलग साइट पे एक साथ काम चल रहा है। अगर वो एक सिंगल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, सारी की सारी इनकम उसी P&L में लिखे, सारे के सारे हर कॉन्ट्रैक्ट के खर्चे भी उसी P&L में डाल दे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइज प्रॉफिट और लॉस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। और ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट पे कितना खर्चा हुआ। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेटा अधूरे हैं, अभी जिन पे काम चल रहा है, उन पे कितने अधूरे की वैल्यू कैसे निकालेगा फिर? तो सही तरीका क्या है बेटा? वो हर कॉन्ट्रैक्ट पे जितना जितना खर्चा करता रहेगा, सभी के लिए बेटा वो सेपरेट अपना P&L अकाउंट बनाएगा। उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। नॉमिनल नेचर, जैसे P&L का जो नेचर होता है वही का वही नेचर किसका है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का नेचर है। तो एक तो बेटा कॉन्ट्रैक्टर क्या बनाएगा सर? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएगा। सेपरेटली
फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेटा वो सेपरेट क्या बनाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, जैसे P&L होता है। दूसरा बेटा वो बनाएगा कॉन्ट्रैक्टी का खाता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टी ने तो पैसे देने हैं ना बेटा, तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। तो जैसी कॉन्ट्रैक्टी मुझे पैसे देगा, अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं मुझे पैसे मिलेंगे, तो मैं बोलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टर। तो जैसे जैसे मुझे पैसे मिलते जाएंगे, जैसे जैसे पैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट से ड्यू करूंगा, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो एक तो आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, दूसरा आपको कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना है, और तीसरा ये फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट यार अरे एक बात होता है, एक मिस्टर एक्स के लिए काम कर रहा है, एक मिस्टर वाई के लिए काम कर रहा है, वाई पैसे देगा तो एक्स के अकाउंट में थोड़ी चढ़ेगा। वो हर कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट है, कॉन्ट्रैक्ट तो पर्सनल अकाउंट है, हर व्यक्ति अलग है, वो तो उसके लिए लिखने की जरूरत थोड़ी है कि एक्स और वाई दो अलग अलग लोग, उसके लिए लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट बनाने पड़ेंगे, इसके अलावा आपको बनाने पड़ेंगे बेटा बैलेंस शीट। और यहां पर बेटा आपको एक चीज का रिलीफ है, बैलेंस शीट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसको टैली करना पड़ता है, इधर टैली नहीं करना। तो बेटा हम बैलेंस शीट को लिखेंगे एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट्स मतलब टुकड़े, जो भी चीजें आपके पास डेटा अवेलेबल है, रेलेवेंट डेटा बैलेंस शीट में डालने लायक, आप डाल देना, उसके नीचे डबल लाइन डाल के उसको छोड़ देंगे, टोटल करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। मोस्टली क्वेश्चन में एक आधा सवाल ऐसा हो सकता है, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको चाहिए होता है ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल अवेलेबल नहीं है, आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते, तो एक आधा सवाल ऐसा है जिसके अंदर ट्रायल बैलेंस है। तो अगर ट्रायल बैलेंस मिल गया तो इंप्लाइड है कि अब बैलेंस शीट टैली होगी। तो अगर ट्रायल बैलेंस दे रखा है तो कंप्लीट बैलेंस शीट बनानी है, ट्रायल बैलेंस नहीं दे रखा तो एक्सट्रैक्ट्स बनाने। एक्सट्रैक्ट्स मतलब टुकड़े, जो भी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में जाने लायक लग रही है कि लायबिलिटी है या एसेट है, उसको डाल दो, नहीं है तो बैलेंस शीट को अपना साइड नीचे डबल लाइन डाल के क्लोज करो, टोटल करने की जरूरत ही नहीं। अब यहां तक पहुंचने के लिए बेटा सवालों को समझने के लिए आपको ठेकेदारों की भाषा समझनी पड़ेगी। अब जैसे तुम लोग सीएम में कर रहे हो, तुमको पता है असेसमेंट ईयर क्या होता है, एक बार किसी इंजीनियर के आगे जाके बोल दो, एक बार बोलेगा हिंदी में बात करिए इंग्लिश में बात करिए, क्या बोल रहा है असेसमेंट ईयर होगा, उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसको डेप्रिसिएशन में समझ में नहीं आता, ठीक है ना। किस लेवल पे काम कर रहा है। तो पॉइंट है कि हर इंडस्ट्री की अपनी अपनी भाषा होती है, तुम्हारे सामने आकर के वो कुछ ना कुछ अपनी भाषा बोल देगा भाई साहब, है ना, तो हमको भी समझ में नहीं आएगी भाई साहब ये कौन से वाले करंट की बात कर रहे हैं। सही बात है। ठीक है, तो हर इंडस्ट्री की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, तो ठेकेदारों के भी कुछ शब्द हैं जो शब्द हमारे को सीखने पड़ेंगे, तो एक बार वो शब्द समझ लेते हैं। तो मान लो बेटा कि एक ठेकेदार को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट हमारे को मिला है, ये सिर्फ हम टर्म्स को समझने के लिए एग्जांपल देंगे, ठीक है, क्या क्या शब्द आपको सवालों में दिखेंगे। तो बेटा मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि रोड कंप्लीट करनी है 10 किलोमीटर की, तो 10 किलोमीटर सड़क उसने बनानी है, और इस ठेके की जो वैल्यू उसको मिली है बेटा वो 10 करोड़ रुपए है। तो मात्र 10 करोड़ का बेटा कॉन्ट्रैक्ट है उसका 10 किलोमीटर काम करने के लिए, मटेरियल भी लगाएगा लेबर भी लगाएगा सारा काम उसका। और क्योंकि ये भारत देश है तो एक साल में तो बनने से रही, तो पता नहीं कब तक बनेगी बेटा, पहले साल में तो सिर्फ खुदाई खुदाई होने वाली, फिर छोड़ देंगे 3-4 साल, फिर बनने के बाद इमीडिएटली बिजली वाले आ जाएंगे, बोलेंगे बिजली की तारें जाएंगी अंदर। चलो 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 भावुक नहीं होना बेटा, सवाल भी देखने। तो 10 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए का ठेका उसको मिला, और पहले साल में भगवान की दया उसके ऊपर उसने 3 किलोमीटर का 4 किलोमीटर का काम कर दिया। चलो थैंक यू बोलो, इसने 4 किलोमीटर काम कर दिया बेटा। तो पहली बात बेटा जो 10 करोड़ रुपए है ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, तो इसको बोलते हैं बेटा पहले तो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया बेटा 10 करोड़। इस 10 करोड़ के टोटल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेटा उसको 10 किलोमीटर काम करना है, लेकिन पहले साल में उसने 4 किलोमीटर काम कर दिया है, तो उसके हिसाब से ये हो गया जी वर्क डन। तो वो तो कह रहे जी 4 किलोमीटर का काम हो गया, सरकार को कह रहे जी सरकार 10 किलोमीटर के 10 करोड़ बनते हैं, तो 4 किलोमीटर के 4 करोड़ दे दो,
क्योंकि 4 किलोमीटर में काम कर चुका हूं। सरकार बोलती नहीं, पहले हम चेक करेंगे कि सड़क के पैसों से सड़क ही बनी है या सड़क के पैसों से तुम्हारा घर बना है। जोक सुना तुमने पहले लालू प्रसाद यादव का और बिल गेट्स का जोक होता था। यस सर। तो क्या होता था उसमें, एक बार लालू प्रसाद यादव ना यूएस जाता है, व्हाइट हाउस, बिल बिल गेट्स नहीं, क्लिंटन, बिल क्लिंटन, लालू प्रसाद के टाइम पे बिल क्लिंटन होता था वहां पे प्रेसिडेंट। तो बिल क्लिंटन उसको दिखाता है व्हाइट हाउस, देख कितना बढ़िया है। तो लालू उससे पूछता है, भाई साहब कैसे इतना पैसा कैसे लगा दिया? कह रहा वो देख सामने ब्रिज दिख रहा है। कह रहा यस। कह रहा वहां का आधा पैसा यही लगा है। कह रहा भाई साहब स्कीम समझ में आ गई। और वो इंडिया आता है और 2-3 साल बाद क्लिंटन भी इंडिया आता है। लालू यादव उसको घर ले जाता है अपने, कह रहा तेरे को घर दिखाओ। कह रहा भाई साहब इतना शानदार घर, व्हाइट हाउस से भी बढ़िया बना लिया आपने तो। कह रहे कैसे? कह रहा सामने ब्रिज दिख रहा है। क्लिंटन कह रहा नहीं दिख रहा। कह रहा वहां का सारा यही लगा। सड़क के पैसे सड़क में लगने चाहिए। तेरे गांव का तो नहीं है, तेरे राज्य का हो गया। तो नाराज तो नहीं हो रहा ना तू? सर जो करा वही होएगा और क्या। चलो 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 वो, अरे नहीं नहीं ये तो जोक वाली बात है। मेरा किसी से क्या मतलब, मेरा क्या मतलब भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो करा होगा नहीं करा होगा हमारा क्या मतलब। हमने किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लिया जिस चर्चा जो वैधानिक चेतावनी, इस कार्यक्रम के पात्र घटनाएं काल्पनिक है। अब तो वीडियो में रिकॉर्ड हो रिकॉर्डिंग बोल रहा है, इस कार्यक्रम के पात्र घटनाएं काल्पनिक है। लेकिन बात वास्तविकता चलो वास्तविक इसका किसी भी व्यक्ति विशेष और वस्तु के साथ कोई भी मिला मात्र एक संयोगवश बात है। आओ आगे बढ़े। 4 किलोमीटर का काम हो गया जी, ठेकेदार बोलते नहीं 4 किलोमीटर का काम हो गया, 4 करोड़ रुपए निकाल दो। सरकार बोलती नहीं, पहले हम चेक करेंगे काम कितना हुआ है, सही हुआ है, खराब हुआ है, टेस्टिंग होती है बेटा। ठीक है ना, पता चलता है ब्रिज कैसा बनाया भाई, क्वालिटी देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद पहले एक व्यक्ति आएगा जो चेक करेगा काम कैसा हुआ, उसको बोलते हैं सर्वेयर। क्या बोलते हैं उसको? सर्वेयर। तो वो सर्वे करेगा और अपनी क्वालिटी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा, कितना काम हुआ कितना काम नहीं हुआ। और जो सर्वे करने के लिए आया वो मेरा दुश्मन था 6ठी क्लास का, मैंने कभी उसका लंच बॉक्स खाली कर दिया। अभी तक उसके मन में मलाल है उस दिन के राजमा चावल खा गए पहले पीरियड में। अब वो आया तो अच्छा तेरा कॉन्ट्रैक्ट है क्या, अब देखता हूँ तेरे को कैसे पैसे मिले। सर्वेयर आया, उसने चेकिंग करी, कह रहे 4 किलोमीटर का काम तो इसने किया है लेकिन 3 किलोमीटर ही सही है, 1 किलोमीटर में कुछ कुछ गड़बड़ है, 1 किलोमीटर इसको दोबारा करना पड़ेगा। अब 4 किलोमीटर का मेरी तरफ से तो वर्क डन है, सामने वाले ने लेकिन जो सर्वेयर ने जो अप्रूवल दिया वो सिर्फ कितने काम का दिया, 3 किलोमीटर। तो वर्क डन में से कुछ काम मेरा अप्रूव हो गया है, उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। और जो 1 किलोमीटर का काम मैंने तो कर दिया, वर्क डन, बट नॉट येट सर्टिफाइड, अभी तक वो सर्टिफाइड नहीं है, उसको बोलते हैं बेटा हम अनसर्टिफाइड। तो वर्क डन में से 2 हिस्से हो गए, कुछ हिस्सा सर्टिफाइड है और कुछ हिस्सा अनसर्टिफाइड। कैसा है? अनसर्टिफाइड। ओके बेटा, जो काम सर्टिफाइड है दिस इज इक्विवेलेंट टू सेल। जो काम सर्टिफाइड है दिस इज इक्विवेलेंट टू सेल, ये सेल के बराबर है। मैंने माल बनाया, सामने वाले ने अप्रूव कर दिया, काम खत्म। मैंने बोला चलो ठीक है अब 3 किलोमीटर तो हो गया, 3 किलोमीटर के पैसे दो दो, 3 करोड़। मैंने बोला वर्क सर्टिफाइड है, ये सेल के बराबर है। मैंने आपके लिए काम किया था, आपने इस काम को अप्रूव कर दिया, इसकी वैल्यू 3 करोड़ बनती है, कृपया करके 3 करोड़ दे दे। वर्क सर्टिफाइड बेटा, इसको हम क्या मान के चलते हैं, इक्विवेलेंट टू सेल। एक्चुअल सेल रिकॉर्ड नहीं कर लेनी, इक्विवेलेंट टू सेल ट्रीट कर रहा हूं, इसीलिए सेल प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं। सेल को तो सेल प्राइस बेटे, एक पेन अगर आपने 20 रुपए में बनाया और 25 में बेच सकते हो, अगर ये नहीं बिका तो 20 पे रिकॉर्ड होगा ना बुक्स में। तो
स्टॉक तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है, सेल प्राइस पे थोड़ी रिकॉर्ड होता है। जैसे ही बिक जाता है तभी सेल प्राइस रिकॉर्ड हो सकता है। तो आप जब इसको 3 करोड़ पे वर्क सर्टिफाइड को रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये मानते हुए रिकॉर्ड कर रहे हो क्योंकि ये माल बिक चुका है, हमने काम किया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, काम खत्म हो गया, अप्रूव। अब मैं ब्रिज उठा के उसको डिलीवर थोड़ी करके आऊंगा, ये पकड़ भाई 3 किलोमीटर की सड़क, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर अब जैसे उसने सर्टिफाई करके तो हम क्या मान लेंगे, हमारा काम अप्रूव हो गया, सेल हो गया। तो इक्विवेलेंट टू सेल ट्रीट करना है आपने इसको। और जो काम, तो बेटा अगर क्योंकि ये सेल के बराबर है तो हमने इसको किस पे रिकॉर्ड करा है, रेवेन्यू पे रिकॉर्ड करा है। 3 किलोमीटर के 3 करोड़ रुपए बनते हैं। और जो काम 1 किलोमीटर का नहीं अप्रूव हुआ वो हो गया जी वर्क अनसर्टिफाइड। इसको 1 करोड़ पे लिख दें। 1 किलोमीटर की वैल्यू कितनी लिखे बेटा, नहीं लिखनी, अनसर्टिफाइड। आपने माल बनाया, सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं करा, आपने 20 रुपए का पेन बनाया, अभी तक बिका नहीं है। जब बिका नहीं है 25 में थोड़ी लिख दोगे। तो 1 करोड़ तो सेल प्राइस की वैल्यू होगी ना। 10 किलोमीटर के 10 करोड़, तो 1 किलोमीटर के 1 करोड़, ये रेवेन्यू है, सेल प्राइस है। इस 1 किलोमीटर को लेकिन आप 1 करोड़ पे नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा खर्चे पे। मान लो आपने इस 1 किलोमीटर सड़क के लिए 70 लाख रुपए लगा दिए थे, तो 70 लाख रुपए वैल्यू करनी पड़ेगी। दिस इज इक्विवेलेंट टू स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। आपने माल बनाया, बिका नहीं है, ठीक है जी। तो इसको हमने किस पे रिकॉर्ड करना होता है बेटा, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना होता है, ये मानते हुए कि भैया ये हमारे लिए किसके बराबर है, स्टॉक के बराबर। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 10 करोड़, मैंने काम कर दिया 4 किलोमीटर का, मैंने कहा 4 करोड़ दे दो सरकार के, नहीं पहले चेक करेंगे काम कितना किया है। हमने 3 किलोमीटर अप्रूव हो गया, 3 करोड़ रुपए की वैल्यू बन गई सेल प्राइस पे। और 1 किलोमीटर जो अप्रूव नहीं हुआ वो बन गया 1 करोड़ रुपए का, नहीं कॉस्ट पे। किस पे रिकॉर्ड करना उसको, कॉस्ट पे। मैंने कहा चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, 3 किलोमीटर पूरा हो गया, 3 करोड़ तो दो सरकार के लिए, नहीं 3 किलोमीटर काम के 3 करोड़ तुम्हारे को दे दे, तुम भाग जाओगे, आगे का काम किससे करेंगे। कुछ पैसे रोक के चलेंगे, तब तक रोक के चलेंगे जब तक पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो। जैसे कंप्लीट हो जाएगा दे देंगे। तो कुछ पैसा वो रोक लेते, कॉन्ट्रैक्ट ही कुछ पैसे रोक लेता है, उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। और बाकी का पैसा डिस्चार्ज करता रहता है। जैसे आपने 3 करोड़ का काम अप्रूव करवाया, 80% दे देगा, मान लो 20% रिटेंशन है तो 80% पे कर देगा, बोले दो ये पकड़ो 2 करोड़ 40 लाख, 60 लाख रुपए हमारे पास पड़े, देंगे, काम करो आगे करो, देंगे। जैसे कंप्लीट हो जाएगा दे देंगे, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। तो जो आपको कैश रिसीव होने वाला है बेटा, वो पूरा का पूरा 3 करोड़ नहीं होता, नहीं वो कुछ भी हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है, 70 75 60 90 जो भी लिखा होगा, ठीक है, फिक्स नहीं है 80%, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो कैश रिसीव्ड कितना होता है सर, वर्क सर्टिफाइड में से कुछ रिटेंशन बन जाती है, बाकी का पैसा आपको मिल जाता है। तो कैश रिसीव्ड, अगर मान लो 20% रिटेंशन है तो बाकी का 80% आपको मिल जाएगा, 30% रिटेंशन है तो बाकी का 70% आपको मिल जाएगा। तो ये वो शब्द है जो आपको सवालों में मिलेंगे लिखे हुए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, तो समझना। अगर वर्क अनसर्टिफाइड दे रखा है इसका मतलब काम किया था, अप्रूव नहीं हुआ। शब्द समझ में आ रहे हैं। अब हमने क्या सीखना है सर, हमने बेटा ये जो ऊपर हमने लिखे है ना, इन सबके फॉर्मेट बनाने हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना सीखना है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट सीखना है, बैलेंस शीट बनाना सीखनी है, फिर सवाल करेंगे। वर्क सर्टिफाइड, हाँ प्रोसेस। चले बेटा आगे, आगे ओके। चलो बेटा आगे देखेंगे, बेटा हम फॉर्मेट बनाना शुरू कर रहे।
सबसे पहले बेटा हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना सीखेंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। पहले से ध्यान से समझ लो, छपाई कार्यक्रम हो जाएगा, पहले ध्यान से। हाँ जी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बनाना सीखे बेटा। नॉर्मल टी शेप अकाउंट है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड वाले। अब क्योंकि मैंने अभी आपको बताया बेटा, ऐसा हो सकता है कि एक वर्कर, एक ठेकेदार के पास एक समय पर दो या दो से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो आपको हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, और उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को आप पीएनएल अकाउंट मान के चलोगे। पीएनएल में आप कोई पेमेंट वगैरह की बात नहीं करते, रिसीट एंड पेमेंट अलग होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अलग होता है। हम यहाँ पर खर्चों को चार्ज करते हैं। किसको चार्ज करते हैं? खर्चे, एक्सपेंसेस। पेमेंट हुई या नहीं हुई है उससे हमारा कोई मतलब नहीं, आउटस्टैंडिंग भी तो खर्चा होता था। खर्चा तो खर्चा है, चाहे पेमेंट हुई या नहीं हुई। तो हम यहाँ पर खर्चों को चार्ज करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। जिस कॉन्ट्रैक्ट में मान लो बेटा आपने बहुत सारी सीमेंट एक साथ मंगा ली, आपने 10 लाख की सीमेंट मंगा ली, उसमें से 3 लाख की सीमेंट आपने फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे भेजी है, तो जो 3 लाख की सीमेंट आपने फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे भेजी है बेटा, वो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट से चार्ज होगी। आपने मटेरियल मंगा लिया, उसकी एंट्री कर लिया आपने, मटेरियल अकाउंट डेबिट, स्टोर अकाउंट डेबिट टू जीएल या बैंक, कैसे भी आपने माल मंगा लिया, 10 लाख का आ चुका है। अब पॉइंट है उसको चार्ज करने का, मंगाने की बात नहीं हो, रिपेमेंट करने की बात नहीं कर रहे, हम चार्ज करने की बात करें। जितना मटेरियल, जितने लेबर इस कॉन्ट्रैक्ट पे लग गए होंगे, वो इसी कॉन्ट्रैक्ट पे चार्ज हो जाएंगे। हर खर्चे की 2 एंट्री करते हुए आए हो, आज नहीं 11वीं क्लास से कर रहे हो। सैलरी पे करते थे, एंट्री करते थे सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, जनवरी की एंट्री करते, फरवरी की एंट्री करती, दिसंबर तक की एंट्री करती, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सैलरी डेबिट होती गई। जैसे ही पीएनएल बनाते हो, एंट्री करते हो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, करते हो ना, तो सैलरी चार्ज की एंट्री है। पूरा साल पेमेंट करिए, लास्ट में उसको क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। ऐसे ही बेटा हम जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, तो हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर खर्चों को चार्ज करने की बातें कर रहे हैं कि हर कॉन्ट्रैक्ट पे, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे जितना खर्चा लगता जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट पे चार्ज होता जाएगा। अगर आपने 10 लाख का माल मंगाया, 3 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट पे लगा दिया, 6 लाख का दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे लगा दिया, 1 लाख का कहीं नहीं लगाया, वो पड़ा रहेगा स्टोर में, बैलेंस शीट में चमकेगा रॉ मटेरियल। लेकिन जो आपने 3 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट पर भेजा, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के पीएनएल में चला जाना चाहिए। जो 6 लाख का दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर भेजा, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के पीएनएल में चला जाना चाहिए। हम यहाँ खर्चों को चार्ज कर रहे हैं। आपने माल मंगा लिया, मटेरियल अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख रुपए, उसमें से कॉन्ट्रैक्ट 1 पे आपने 3 लाख का माल भेज दिया, तो भेजो ना कॉन्ट्रैक्ट 1 पे चार्ज करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट 1 अकाउंट डेबिट टू मटेरियल। जब माल आया ना, आपने अपना मटेरियल बढ़ा लिया 10 लाख रुपए से, मटेरियल अकाउंट डेबिट। अब उस 10 लाख में से 3 लाख का माल भेज दिया, तो मटेरियल क्रेडिट भी तो होगा। क्या चीज डेबिट होगी? जहां पे गुजारा है। तो कॉन्ट्रैक्ट 1 में गया तो कॉन्ट्रैक्ट 1 की कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट 2 पे जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट 2 की कॉस्ट बढ़ जाएगी, सिंपल काम है। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट पे मटेरियल जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट पे खर्चा चार्ज कर देंगे, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर यूज होगी उस कॉन्ट्रैक्ट पे खर्चा चार्ज कर देंगे, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे प्लांट यूज हो रहा होगा, अरे वो तो नहीं, वो रोडी बजरी और मिक्सर करने वाला लेंटर बनता तो देखा होगा, आरएमसी वाले ट्रक भी देखोगे घूमते घूमते जा रहे हो, तो वो जो वो प्लांट ही जो हमारे लिए क्या है, तो वो जो प्लांट हमने यूज किया उसका डेप्रिसिएशन भी उसी जगह पे लगेगा जहां जिस कॉन्ट्रैक्ट पर वो यूज हो रहा है। 2 महीने एक कॉन्ट्रैक्ट पे यूज हुआ, 2 महीने का डेप्रिसिएशन उस कॉन्ट्रैक्ट से चार्ज कर लो, 6 महीने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे यूज हो गया, उसका डेप्रिसिएशन वहां से चार्ज कर लो। पॉइंट समझ में आ रहा है? हमने खर्चे चार्ज करने, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे कोई भी खर्चा यूटिलाइज हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट से वो खर्चा चार्ज करना है, और चार्ज करने की एक ही एंट्री है, एक ही एंट्री, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट। डेबिट करने से कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट को खर्चा, और वो खर्चा कुछ भी हो सकता है। देखो मैं एंट्री करके दिखा रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू खर्चा, खर्चे का नाम मटेरियल हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू खर्चा, खर्चे का नाम लेबर भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू खर्चा, खर्चे का नाम कुछ भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू खर्चा, आपने कंक्रीट मिक्सर भेज दिया, लेकिन प्लांट पे थोड़ी खर्चा होता है। 10 लाख का कंक्रीट मिक्सर है, एक कॉन्ट्रैक्ट पे थोड़ी खत्म हो जाएगा वो। प्लांट तो एसेट होता है, उसका क्या लगना चाहिए? डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। अगर आपने 10 लाख का प्लांट खरीदा था और उसके ऊपर 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन है, तो 1 लाख का खर्चा बुक होना चाहिए, 10 लाख का बुक नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ना आपको क्या लिखना चाहिए? प्लांट का डेप्रिसिएशन। लेकिन हमारे पास बेटा प्रेजेंटेशन एक और भी पॉसिबल है, आप लिख सकते हो पूरा का पूरा प्लांट, और इसके ऊपर 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो उसके बाद प्लांट कितने का बचेगा? 9 लाख का। तो आप क्रेडिट साइड पे लिख दो बचा हुआ प्लांट, बाकी वो हमारे, वही तो कह रहा हूँ, दोनों में से कोई एक काम करना है, और लिखा ना, एंड थोड़ी लिखा है।
दोनों में से कोई एक काम होगा बेटा। खुश? 10 लाख का प्लांट खरीदा, 9 लाख का बच गया, नेट खर्चा 1 लाख का बचेगा ना। अरे मुश्किल बात बता रहा हूँ, वो ध्यान से देखो। अब बस ऐसे ही चलेगी, अगर ध्यान दोगे, ध्यान नहीं दोगे तो अपने आप मुश्किल है फिर। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू खर्च, अरे इसको क्या हो गया भाई, धीरे धीरे करके इधर उधर होता जा रहा है। सर पता है मोबाइल स्क्रीन में कोई नई साइड आ रही है, ये सब तेजी में हाँ ठीक है। क्या कह रहा है? अरे पढ़ाई पे ध्यान दे लो यार, बात बहुत बातें करते हो। अरे तुम्हारे को मेरे पढ़ाने में कोई कमी लग रही है? मेरा मन कम लग रहा है पढ़ाने का, फिर मेरे को तुम्हारे मन में कमी क्यों लग रही है? इंजीनियर बन जाओ उसका। ये पल्ले कोस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं बेटा, कोस्ट अकाउंटेंट बनना तुमने, इसको पढ़ो। श्री बाबा जी बहुत ध्यान है, गरम हो रहा है, ठंडा हो रहा है, खराब हो रहा है, छोड़ो तुम उसको, अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना। चलो बेटा, खर्चे चार्ज करने, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है तो खर्चा 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 और खर्चा, हमने सारे खर्चे कॉन्ट्रैक्ट पे चार्ज कर दिए। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो बेटा, आपने मान लो यहाँ पर 1 लाख रुपए का मटेरियल भेजा था, ठीक है, सीमेंट भेज दी, ठीक है, 31 मार्च है आज, 31 मार्च साल का अंत, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला, बैलेंस शीट बनानी है। 31 मार्च शाम को 6 बज गए, सीमेंट के 10 बैग बचे हुए, मान लेते 10,000 का माल बचा हुआ है। क्या करे, 31 मार्च आगे सारे बैग लगा दो, नहीं लग रहे तो आग लगा दो। क्या करें सर, बचा हुआ है माल, क्या दिक्कत है, कल लगा देंगे, 1 तारीख को, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। उसमें तो मटेरियल भी तो बचा हुआ है, आपने कॉन्ट्रैक्ट पर भेज दिया, स्टोर में से निकल गया 1 लाख के पूरे सीमेंट के बैग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर आगे डेबिट साइड पे चमक रहे हैं। इसमें से 10,000 के बैग अभी भी बचे हुए हैं, तो जो बचे हुए बेटा वो आप क्लोजिंग स्टॉक की तरह लिखो ना। अगर कुछ बचा हुआ है तो उसको लिखो यहाँ पर बाय मटेरियल एट साइट, जो साइट पर बचा हुआ माल है। 10,000 रुपए के सीमेंट के बैग, कुछ ईंटें होंगी वगैरह वगैरह, प्लांट बचा हुआ था वो भी तो लिखा है सर, प्लांट भी पड़ा हुआ वहां पे, कुछ मटेरियल भी पड़ा हो सकता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात जरा ध्यान से बेटा, डेबिट साइड पर आपने ये सभी खर्चे लगाए हैं, इनमें से ये बच गए हैं, क्या मैं ठीक कह रहा हूं, है ना? अब अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को यहीं के यहीं अगर क्लोज कर दो तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? हाँ जी सर, सवाल एक बार फिर से पूछो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। सवाल ये है कि डेबिट साइड पर आपने सारे खर्चे बुक कर दिए, सर इतने का मटेरियल लगा दिए, इतने के लेबर लगा दिए, इतने के ओवरहेड लगा दिए, इतने का प्लांट लगा दिया वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें से कुछ कुछ बच गया, जो बच गया, प्लांट बच गया, मटेरियल बच गया, वो आपने डेबिट साइड पे लिख दिया। अब अगर मैं इसी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को यहीं कहीं क्लोज कर दूं तो बैलेंसिंग फिगर कुछ तो आएगा। किस साइड आएगा पहले तो डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड आएगा सर, डेबिट साइड पे खर्चे ज्यादा है, बचे हुए कम होंगे। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसका नाम क्या रखें? यहाँ पर मान लो अगर मैं भी कभी इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को क्लोज कर दूं और एक बैलेंसिंग फिगर यहीं पे चमका दूं, कीमती लाल तूने पढ़ रखा है, औरों को भी सोचने का मौका दे। ये क्या है सर? ये खर्चे हैं जो हमने लगाए, इसमें से कुछ कुछ खर्चा बच गया, यानी कि बाकी का खर्चा हुआ जो यूज हो गया काम करने में। अभी वो 4 किलोमीटर सड़क बनाने में जो आपने खर्चा एक्चुअल में लगाया हो, 4 किलोमीटर का जो काम हो चुका है, जो वर्क डन है आपके हिसाब से, उसकी कॉस्ट है, ठीक है ना? जो भी आपने खर्चे करे थे बेटा, उन्हीं खर्चों में से तो ये बचा हुआ है। सर हमने इतना इतना खर्चा लगा दिया, हमने मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस सारी चीजें बुक कर दी, उसमें से कुछ खर्चा बच गया, तो जो बच गया वो हटा दिया, बाकी का खर्चा क्या आ गया बेटा? नेट कॉस्ट, उसको बोलते हैं हम बाय, क्या नाम रखना है बेटा इसका? कॉस्ट ऑफ वर्क डन, कॉस्ट ऑफ वर्क डन। ये अकाउंट बेटा अगर आप यहीं के यहीं बैलेंसिंग फिगर निकाल के इसको क्लोज कर दो तो ये वैल्यू आई, ठीक है जी। तो जो भी काम आपने किया है, यानी कि 4 किलोमीटर की सड़क जो आपने काम कर दिया था, ये उसकी कॉस्ट है। अब जरा ध्यान से समझना बेटा, छपाई करा के तो हो जाएगा बेटा, हो जाएगा।
समझने पे ध्यान लगाओ बस। सर ये जो भी खर्चा हुआ है टू कॉस्ट ऑफ वर्क डन, बेटा डेबिट साइड पर तो चार्जर ही लगा है। हाँ जी बेटा, आपने जो इतना खर्चा निकाला है, अब इस खर्चे के बारे में बात करें। नेट कॉस्ट आ गई आपके पास, अब इसी कॉस्ट को यूज करेंगे, टू कॉस्ट ऑफ वर्क डन। ठीक है जी बेटा, मैं इसी कॉस्ट के बारे में बात करूँ। नेट कॉस्ट आ गई, जैसे जीपी आता है अगले से अगले नेट कॉस्ट आता है तो आगे ले जाते हैं ना, वैसे ही नेट कॉस्ट हमारे पास आ गई। ये वो खर्चों का टोटल है जो भी आपने माल बनाने में किया था। आपने वो 4 किलोमीटर की सड़क बनाने में किया था, सड़क पूरी अप्रूव होगी थी क्या? सर हमने तो 4 किलोमीटर पे काम किया, तो ये जो खर्चा है तो 4 किलोमीटर का है, लेकिन इसमें से कुछ काम अप्रूव हो गया था सर्टिफाइड, और कुछ काम अप्रूव नहीं हुआ था। कृपया ध्यान से समझे बेटा। अगर मैं यहां पर अभी लिख दूं बाय, बेटा 4 किलोमीटर सड़क बन गई होगी, और 4 किलोमीटर सड़क के बाद एक बोर्ड लगाया होगा, उस बोर्ड पे लिखा होगा वर्क इन प्रोग्रेस, गो स्लो। क्या लिखा होता है? ऐसे ऐसे लिखा नहीं होता, गो स्लो, वर्क इन प्रोग्रेस। इन दोनों को सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड को मिला के 4 किलोमीटर के बाद हम क्या लिखेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। इन दोनों को मिला के वर्क इन प्रोग्रेस ही बोलते हैं। सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम? वर्क इन प्रोग्रेस। जो भी काम आपने कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी कंप्लीट हो गया है, हमने तो काम करा है, अभी अधूरा है, पूरा काम कंप्लीट थोड़ी हुआ है, तो इसका नाम क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन भारत देश में बेटा हमको ऐसे लिखना चाहिए। स्लो वर्किंग जोड़ो। होमा का कितना महत्व होता नहीं। किसी ने चिट्ठी में लिखना था, मारो मत जाने दो, होमा उसने मारो के बाद लगा दी। होमा का बड़ा महत्व है। चलो, होमा का सही में बड़ा महत्व है। मेरे मेरे ऊपर बीती हुई है, मेरे को पता है। राधे राधे। कोई बात, प्रभु का दिया हुआ है भाई। चलो, वो तो भाई ऐसा है ना, प्लानिंग तो मिल जाती है ना बंदे के लिए। चलो, अब ये कॉस्ट ऑफ वर्क डन, बेटा आपने बाद में क्या लगाया होगा? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के दो हिस्से, कुछ काम सर्टिफाइड, ये कॉस्ट, ये वर्क डन ही वर्क इन प्रोग्रेस है, ध्यान रखना। 4 किलोमीटर का आपने किया था काम, कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए वो भी अधूरा है, तो वर्क इन प्रोग्रेस ही बोलेंगे। हाँ, उस 4 किलोमीटर में से कुछ काम सर्टिफाई हो गया था 3 किलोमीटर का, और कुछ काम हमारा कैसा रह गया था? अनसर्टिफाइड। अब मेरी बात सुनो, हमने वैसे तो सीखा है कि सर्टिफाइड को हम सेल के बराबर मानते हैं और सेल प्राइस पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। 3 किलोमीटर 3 करोड़ रुपए पूरे बताए थे ऊपर, याद है? सर्टिफाइड की वैल्यू इक्विवेलेंट टू सेल, और जो अनसर्टिफाइड है वो इक्विवेलेंट टू क्लोजिंग स्टॉक, वो कॉस्ट पे लिखना पड़ता है। मान लो एक बार के लिए हम अगर ये दोनों के दोनों कॉस्ट पे लिख दें, मैं सर्टिफाइड भी कॉस्ट पे लिख दूं और अनसर्टिफाइड भी कॉस्ट पे लिख दूं, तो क्या डिफरेंस आएगा? क्या बैलेंसिंग फिगर आएगा? क्या बैलेंसिंग फिगर आएगा? आओ जरा डिस्कस करें। तुम्हारे अटेंशन लेवल को, तुम्हारे ज्ञान को चेक करें जरा, थोड़ा सा अटेंशन लेवल वगैरह पता चल जाएगा क्या बैलेंसिंग फिगर। कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आ सकता। कैसे नहीं आ सकता? यहां पर आपने क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ वर्क डन, यानी कि 4 किलोमीटर की कॉस्ट। यहां पर भी आपने सर्टिफाइड 3 किलोमीटर की कॉस्ट और अनसर्टिफाइड 1 किलोमीटर की, 4 किलोमीटर की कॉस्ट आजकल बराबर होती है। 3 किलोमीटर की कॉस्ट और 1 किलोमीटर की कॉस्ट
जीरो। तो यहाँ पर तो कोई डिफरेंस बनता नहीं है। इसीलिए हमको क्या करना होता है सर, हम रिकॉर्ड करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं अपने अनसर्टिफाइड वर्क को तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन सर्टिफाइड वर्क को हम किस पे रिकॉर्ड कर देते हैं, रेवेन्यू पे, यानी कि सेल प्राइस। पॉइंट समझ में आ गया। और सेल प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर यहां पर भी आपने सर्टिफाइड को कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया होता तो कोई प्रॉफिट नहीं आता, लेकिन आपने सर्टिफाइड को किस पे रिकॉर्ड किया हुआ है, रेवेन्यू पे रिकॉर्ड किया हुआ है, तो प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब आएगा। अब यहां पर जब आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो आपको एक प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आपने इसको किस पे रिकॉर्ड कर दिया है, एट रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया। पॉइंट समझ में आया। अगर ये कॉस्ट को तो कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आता, इसका मतलब जो प्रॉफिट आने वाला है वो स्पेसिफिकली सर्टिफाइड वर्क पे ही आने वाला है। अनसर्टिफाइड पे प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तो लिखा ही किस पे है, कॉस्ट पे, उस पे प्रॉफिट हो नहीं सकता। प्रॉफिट सिर्फ उस पे हो सकता है जिसको आपने सेल प्राइस पे लिखा है, यानी कि प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, सर्टिफाइड वर्क पे। किस पे कैलकुलेट होता है, सर्टिफाइड। ओके। अब यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर बेटा प्रॉफिट आता है उसका नाम हम रखते हैं नोशनल प्रॉफिट। नोशनल, फाइनल नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कंप्लीट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तो अभी अधूरा है, ये तो अभी तक की सिचुएशन के हिसाब से प्रॉफिट आया है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, नोशनल प्रॉफिट। ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है। हम इसमें से कुछ प्रॉफिट को अपना फाइनल प्रॉफिट बना करके पीएनएल में डालेंगे, और कुछ प्रॉफिट को हम इसको अपने पास बचा करके रखेंगे। कुछ प्रॉफिट को हम अपने पास बचा करके रखेंगे, और उस प्रॉफिट को बेटा हम फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। हम बेटा इस प्रॉफिट को फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। बेटा फ्यूचर के अंदर आगे 6 किलोमीटर का काम हो, बचा भी तो हुआ है, फायदा हो सकता है वहां पे नुकसान हो जाए, तो रिजर्व चाहिए अपने को। क्या चाहिए, रिजर्व। नेचर रिजर्व होगा बचा के रखने का, नाम उसका वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि अधूरे काम के बदले में आपने बचा के रखा हुआ। तो हम अपने इस नोशनल प्रॉफिट के दो टुकड़े करेंगे। एक हिस्सा तो करंट ईयर में पीएनएल में ले जाऊंगा फाइनल प्रॉफिट मान के, और दूसरे हिस्से को हम अपने पास बचा करके रखेंगे फ्यूचर के लिए रिजर्व की फॉर्म। ठीक है जी, बताऊंगा बेटा उसके रूल्स हैं। 3 कंडीशन अभी सीखेंगे, एक कंडीशन पेंडिंग रखेंगे अगली क्लास में सीखने के लिए। हाँ जी, तो बेटा नोशनल प्रॉफिट को आगे लेके चलते हैं बेटा। जैसे ग्रोस प्रॉफिट आता है, फिर ग्रोस प्रॉफिट को आप आगे लेके जाते हो ना, ऐसे नोशनल प्रॉफिट हमारे पास आ गया। अब इस नोशनल प्रॉफिट में से दो हिस्सेदारी करनी है बेटा। एक हिस्सा तो कहां पर जाता है, पीएनएल में, जिसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट, और बैलेंसिंग फिगर हम भेज देंगे रिजर्व में। नेचर रिजर्व है इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं। अकाउंट का नाम तो है वर्क इन प्रोग्रेस। ये रिजर्व बनाया है वर्क इन प्रोग्रेस के अगेंस्ट। वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट है बेटा, ये वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट है, यही वाला अकाउंट है। एक ही अकाउंट, ऊपर भी डब्ल्यूआईपी नीचे भी डब्ल्यूआईपी। अगर आपसे वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट मांगू ना, तो उसमें दो एंट्री चमकेगी, एक ये वाली एंट्री जाएगी, एक ये वाली एंट्री जाएगी। और ये बेटा अब आपका सवाल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो जाएगा कंप्लीट। तो जीवन दोनों एंट्री जाएगी वर्क इन प्रोग्रेस में। बेटा ये वर्क इन प्रोग्रेस के नीचे की बात है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफिकली लिख देता। वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड को मिला के तो है। तो सर्टिफाइड बस किस पे लिखा है आपने, सेल प्राइस पे लिखा है। अनसर्टिफाइड किस पे लिखा है, कॉस्ट पे लिखा है। इन दोनों का टोटल करके ही तो वर्क इन प्रोग्रेस बने। ठीक है, बनाओ बेटा जरा अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ फिर से। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाना है बेटा, 3 पार्ट्स में यहाँ पे बनाया हुआ। जब हम मोस्टली क्वेश्चंस करेंगे तो हम 2 पार्ट्स में करेंगे। ये कॉस्ट ऑफ वर्क डन ढूंढूंगा ही, तो ना यहाँ पे लिखा जाएगा ना यहाँ पे लिखा जाएगा। किसी किसी सवाल में जरूरत पड़ेगी तो लिख, ठीक है, क्वेश्चन मांग ले या फिर मेरी रिक्वायरमेंट पड़ जाए। जैसे इसकी वैल्यूएशन आपको कब करनी पड़ती है, नॉर्मली कॉस्ट ऑफ वर्क डन आपको कब ढूंढना पड़ता है सवालों में, हिलना बंद करो। कॉस्ट ऑफ वर्क डन बेटा आपको कब ढूंढना पड़ता है सवालों में, जब आपके पास अनसर्टिफाइड वर्क की कॉस्ट ना हो। क्योंकि अनसर्टिफाइड वर्क को कॉस्ट पे लिखना होता है। तो जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि जितना काम कर चुके हो, 4 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि 4 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी, तो आप 1 किलोमीटर की कॉस्ट कैसे करोगे। तो अनसर्टिफाइड जो 1 किलोमीटर का काम है, अगर आपको उसकी कॉस्ट ढूंढनी पड़े सवालों में ना दे रखी हो, तो आपको पहले कॉस्ट ऑफ वर्क ढूंढना पड़ सकता है। ठीक है, हर सवाल में रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, लेकिन ढूंढना पड़ सकता है। कृपया करके इसको ध्यान से नोट करें।
Recording in progress. तो बेटा पीएनएल में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा उसके बारे में सीखना शुरू करेंगे। पीएनएल में कैसे अमाउंट ट्रांसफर करेंगे बेटा, अभी हम 3 शर्तें सीखेंगे, 3 शर्तें। तो हम सीखने वाले हैं अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। बेटा कितना अमाउंट पीएनएल में ट्रांसफर किया जा सकता है, 3 अलग अलग केसेस सीखेंगे। बेटा अगर आपका जो वर्क सर्टिफाइड है वो 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से भी कम है, बेटा अगर आपका वर्क सर्टिफाइड 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कम है, यानी कि अगर आपका 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और उसका 25% कितना होता है, 2.5 करोड़, और आपका जो वर्क सर्टिफाइड है वो 2.5 करोड़ से कम है, तो आपके पीएनएल में कितना पैसा ट्रांसफर होगा, बहुत बड़ा अमाउंट निल। काम ही कुछ नहीं हुआ, 25% भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो पीएनएल में कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे, समझ में नहीं आता। तो हमको क्या करना है बेटा, हम पीएनएल में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, निल। तो पीएनएल इज इक्वल टू 0, कुछ भी पीएनएल में नहीं जाएगा, और अगर पीएनएल में कुछ भी नहीं गया तो इसका मतलब सारा का सारा नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा रिजर्व। पीएनएल में कुछ नहीं गया तो सारा का सारा रिजर्व में चला जाएगा। दूसरी शर्त, अगर आपका जो वर्क सर्टिफाइड है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 25% से ज्यादा है या बराबर है, क्योंकि ऊपर तो 25 से कम की बात हुई, 25 के बराबर हो जाए या 25 से ज्यादा हो जाए, क्या चीज, वर्क सर्टिफाइड, लेकिन कम रहे 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो अगर आपका वर्क सर्टिफाइड 2.5 करोड़ है, 2.5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है, 50% से कम है, तो आप सेकंड केस में हो। कितना अमाउंट पीएनएल में जाएगा, कृपया ध्यान से देखें। पीएनएल में जाएगा बेटा अमाउंट 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, जो भी आपके पास नोशनल प्रॉफिट कमाया था आपने, उसका 1/3 आप कहां पर भेज देना, खत्म नहीं हो गया कुछ पल कुछ करते हो फिर मिस्टेक करो। 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, तो 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट कहां पर भेज देना भैया, आप पीएनएल में भेज देंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है, इसको आगे यूज और करना पड़ेगा। मान लो आपका वर्क सर्टिफाइड था 3 करोड़, हमने देखा था ना, 3 करोड़ में सरकार ने मुझे सिर्फ 80% दिया, 2 करोड़ 40 लाख। जब मुझे रिसीव ही 80% हुआ तो मुझे खर्चे की भी 80% रिकवरी हुई है, प्रॉफिट की भी 80% रिकवरी हुई। 20% तो ना प्रॉफिट मिला ना खर्चा रिकवर हुआ। कमाया 3 करोड़ पे है, जो नोशनल प्रॉफिट आया था वो पूरे के पूरे सर्टिफाइड वर्क के सेल प्राइस पे आया है। जो नोशनल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है वो 3 करोड़ की वैल्यू पे कैलकुलेट किया गया, लेकिन 3 करोड़ मिला कहां है, मिला तो सिर्फ 240 है। तो प्रॉफिट जब आप पीएनएल में ट्रांसफर करोगे तो 3 करोड़ के हिसाब से कमाया जरूर है, ओके, ये अर्निंग जरूर है, इतना फॉर्मूला लगा दोगे तो इसको बोलते हैं बेटा प्रॉफिट अर्न्ड बेसिस पे ट्रांसफर किया गया है पीएनएल में। कौन से बेसिस पे, अर्न्ड, जो आपने कमाया है। लेकिन अब हम बात करें बेटा ट्रांसफर करना है जो आपको मिल चुका है, रिसीट बेसिस पे, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, अगर वर्क सर्टिफाइड यानी कि 3 करोड़ पे इतना प्रॉफिट, 3 करोड़ पे इतना प्रॉफिट, तो 240 यानी कि कैश रिसीव्ड पर कितना प्रॉफिट, समझ में आ रही है बात? यस सर। सर यूनिटरी मेथड, 3 करोड़ पे इतना तो 240 पे कितना, या फिर आप सीधा 80% भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है 3 करोड़ का 80% तो 240 था, आपको मिला 80% है, तो आप सीधा 80% भी कर सकते हो। अगर परसेंटेज दे रखी हो तो सीधा 80% कर लेना, कोई आपत्ति नहीं है।
मतलब डायरेक्ट नॉमिनल प्रॉफिट का 80% डिवाइडेड 3। हाँ, तो 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड की परसेंटेज। तो 80% मिल गया तो 80% ट्रांसफर कर देंगे, 90% मिलेगा 90% ट्रांसफर कर देंगे। कैश का अमाउंट दे रखा हो तो ऐसे लिख लेंगे, कैश रिसीव्ड ऑन वर्क सर्टिफाइड। तो बेटा अगर आप केवल 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट करते हो तो ये होता है ऑन अर्निंग बेसिस, जो आपने कमाया उसके हिसाब से। और अगर आप पूरा फॉर्मूला लगा देते तो ये हो जाता है बेटा ऑन रिसीट बेसिस। वन बाय थ्री ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला होगा 1/3 आपने ट्रांसफर करना है पीएनएल के नोशनल प्रॉफिट। कैश रिसीव की परसेंटेज पता चल जाए तो आप उसको कैश रिसीव के अकॉर्डिंग रिड्यूस कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। तीसरी शर्त, अगर आपका वर्क सर्टिफाइड 50 के बराबर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे? If work certified is greater than or equal to 50% of contract price, अगर आपका वर्क सर्टिफाइड 5 करोड़ के बराबर है या 5 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ के टोटल कॉन्ट्रैक्ट के केस में, तो आपके पीएनएल में कितना जाएगा बेटा? 1/3 की जगह आपको कर लेना है, हाँ जी, 2/3। 2/3। ये जो लास्ट वाला है ये तो बेटा यूनिटरी के लिए, बेटा इतना फॉर्मूला लगाओगे तो ये होगा ऑन अर्निंग बेसिस। पूरा लगा दोगे तो ये जाएगा ऑन रिसीट बेसिस। 25 से कम है तो 0, 25 के बराबर है 25, 50 से कम है तो 1/3, 50 के बराबर है उससे ज्यादा है तो 2/3। सर ये जो है, मतलब जैसे अगर इस साल जैसे 25% 10% काम हुआ है और फिर जो अगले साल हुआ है, अगले साल मान लो 20% हुआ है, तो इन दोनों का मिला के देखेंगे तो 20% अलग टोटल देखेंगे बेटा, एज ऑन डेट फॉर्मूला लगाया जाता है तो वो एज ऑन डेट के हिसाब से लगेगा। सर अभी भी बन सकता है या एंड में बनेगा फाइनल। मेरा कॉन्ट्रैक्ट साल के बीच में खत्म हो गया तो फिर उस टाइम तो फॉर्मूला लगाना थोड़ी पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट ही कंप्लीट हो गया, उसमें तो पूरा थोड़ी है। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कब बनेगा? जब तुम्हारी रिक्वायरमेंट लगे, वैसे तो बेटा ये एनुअल बेसिस पे बनता है। अकाउंट्स जो होते हैं वो नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनते हैं, तो ये भी फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बनाना है। इंडिया है लेकिन तुमको अगर अगर इस साल 50% हुआ, अगले साल 50% हुआ, तो वो अलग अलग निकालेंगे। इस साल का प्रॉफिट इस साल निकल जाएगा, अगले साल का जब प्रॉफिट निकालने लगोगे तो जब यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड लिखोगे ना पूरा 90% लिखना, ये कह रहा हूँ। ये पूरा हाँ जी, क्योंकि जब आपने यहाँ पर भी अपना जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया होगा ना नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पर जो वर्क सर्टिफाइड लिखा जाएगा पूरा पूरा 90% लिखा जाएगा, क्योंकि ओपनिंग वाला जो 50% होगा वो यहाँ पर डेबिट साइड पे होगा, क्लोजिंग वाला 90 इस तरफ होगा, तो बीच में जो सारे खर्चे और जो इनकम होगी वो कितने परसेंट के नजर आएंगे? 40 करंट ईयर पर, तो वो तो 40 के हो जाएंगे। लेकिन जो वर्क सर्टिफाइड टोटल है वो तो कितना हो गया? 90 हो गया ना, तो यहाँ पर जब फॉर्मूला लगाया जाएगा तो वो 90 के साथ लगाएगा। चलिए खाली 50 है, 50 से 90 तक की लिमिट। 50 से ऊपर तक की हर जगह की है, 90 वाला केस अलग होगा और बाद में बताऊंगा, तो एक 3 के साथ डिस्कस करेंगे, एक केस अगली क्वेश्चन। फिलहाल 50 से ऊपर सारे केसेस यही खत्म नहीं हो, आगे चलता है। ये बेटा अभी आपने क्या बनाना सीख लिया? सर हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना सीख लिया, हमने कैलकुलेशन कर ली कि पीएनएल में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, हम सीखेंगे बेटा एक मुश्किल अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। बहुत मुश्किल अकाउंट है बेटा, मैं बता भी नहीं सकता कितना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। पैसा आया
कॉन्ट्रैक्टी ने बेटा मुझे पैसे दे दिए और मैंने एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो बाय बैंक अकाउंट टू बैलेंस कैरिड डाउन। एक बार का कैरिड डाउन, अगली बार के लिए क्या बचेगा, ब्रॉट डाउन। फिर मैं कॉन्ट्रैक्टी को फोन करूंगा, इतना काम हो गया, पैसे भिजवाओ, कॉन्ट्रैक्टी फिर पैसे भिजवा देगा, मैं फिर यही वाली एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस कैरिड डाउन। चलता रहेगा कब तक, जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। और बेटा ये एडवांस है, इसको समझो। अभी तक आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं करा, और जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट नहीं होता था तब तक आपके पास पैसा रिसीव करने का अधिकार नहीं होता। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो जो पैसे आपको काम करते करते मिलते जाएंगे उसको बोलते हैं प्रोग्रेस पेमेंट। क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्रेस पेमेंट। आप कुछ कुछ काम करते जा रहे हो तो कुछ कुछ पैसा आपको मिलता जाएगा, प्रोग्रेस पेमेंट है, वो रेवेन्यू नहीं होता, उसको एडवांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवांस। रेवेन्यू तो पहली बारी, यानी कि अपने कॉन्ट्रैक्टी को पहली बारी डेटर में उस दिन रिकॉर्ड करूंगा जिस दिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। तब तक तो कॉन्ट्रैक्टी जो भी पैसा देता जाएगा वो मेरी एडवांस बनते जाएंगे। जो बैलेंस कैरी डाउन आपने लिखा है डेबिट साइड पर, ये क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी हो गई आपकी। अब ये डेबिट साइड पे आया जरूर है टू बैलेंस कैरी डाउन, लेकिन ये होता तो क्रेडिट बैलेंस है। तो ये क्रेडिट बैलेंस आपकी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे चमकता है, इसलिए मुझे एडवांस दे रखा है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर की तरह ट्रीट होता है। उस दिन तक ये एडवांस ही कर रहेगा जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो जाएगा, क्योंकि तब तक आपने अपने कॉन्ट्रैक्टी को डेटर बनाया ही नहीं है। जिस दिन डेटर बनाओगे उस दिन बोलोगे इतने पैसे लेने थे, 10 करोड़ 8 करोड़ रुपए आज तक आ चुके हैं, 2 करोड़ रुपए रहने दो, उस दिन पैसे मांगने का अधिकार बनेगा। अभी तक तो जो पैसा वो अपनी मर्जी से देता जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेस पेमेंट एडवांस। ठीक है जी। एक और चीज सीखेंगे बेटा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना सीखेंगे, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी ऐसा सीखेंगे जिसमें बैलेंस शीट टैली ही नहीं करनी। सवाल में बेटा बैलेंस शीट में जाने लायक आइटम जो जो मिल जाए उसको डाल लेंगे। क्या क्या मिल सकता है सर, कुछ मटेरियल साइड पे बच गया वो आ जाएगा। जो आपने भी ऊपर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डाला था, कुछ प्लांट बचा हुआ है तो वो आ जाएगा। ऐसे डने सारी, कोई अगर आउटस्टैंडिंग खर्चे मिल गए तो वो आ जाएंगे, वेजेस आउटस्टैंडिंग वगैरह वगैरह। ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ी आइटम यहाँ पर आती है बेटा वो होता है वर्क इन प्रोग्रेस। उसमें सर्टिफाइड भी होता है, याद है देखो यहाँ पर अपने वर्क इन प्रोग्रेस लिखा था, और मैंने आपको बताया था सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दोनों वर्क इन प्रोग्रेस का ही पार्ट। तो जब आप यहाँ वाला वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पर लिखोगे सर्टिफाइड, मैंने आपको बेटा एक बात और भी बताई थी कि अगर आप वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट बनाओ, अगर बनाओ तो वर्क इन प्रोग्रेस का ये वाला अमाउंट डेबिट साइड पे चमकेगा, ये वाला अमाउंट भी क्रेडिट साइड पे चमकेगा, तो नेट बैलेंस आएगा। लेकिन हम क्योंकि नॉर्मली ध्यान से सुनो, हम नॉर्मली वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट नहीं बनाते। सवाल मैंने फॉर्मेट भी नहीं सिखाया ना मैंने ऊपर बताया। तो ये जो एडजस्टमेंट, ये दोनों आपस में जो सेट ऑफ होने वाले, एक डेबिट एंट्री एक क्रेडिट एंट्री, ये आपको नीचे फिर बैलेंस शीट में करके दिखानी पड़ेगी। या तो आप एक वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट बनाओ ऐसे, सर वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर डेबिट साइड पे एक कॉन्ट्रैक्ट आएगा, क्रेडिट साइड पे एक कॉन्ट्रैक्ट आएगा, एक एंट्री वाली आएगी एक एंट्री वाली आएगी, रिजर्व वाली, तो नेट बैलेंस आएगा। तो बैलेंस शीट में नेट बैलेंस आना चाहिए, बैलेंस कैरी डाउन। लेकिन आप क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट बनाते ही नहीं हो, तो आपको जो नेट बैलेंस है ना ये कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड की वैल्यू में से रिजर्व की वैल्यू माइनस करके दिखाऊंगा। ठीक है जी। नहीं नहीं, बैलेंस शीट के अंदर सीधा कर देंगे ना, नोट क्यों बना। चलो वर्क इन प्रोग्रेस में पहले क्या लिखो, सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड, इसमें से माइनस क्या कर देंगे, वर्क इन प्रोग्रेस का रिजर्व। तो ये नेट वैल्यू बची, खत्म नहीं हुआ अभी, सुनो एक बात और, ये कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाया अभी तुमने, और इसके बारे में मैंने अभी बताया था बेटा ये लायबिलिटी है। जितना भी पैसा वो आपको दे चुका है, आपके पास आ चुका है, ये लायबिलिटी है, क्योंकि इसको क्या मानते हैं हम, एडवांस। तो जो भी पैसा आपको दे चुका है अभी तक, आपका क्रेडिट, आपका कॉन्ट्रैक्टी जो भी पैसे आपको दे चुका है आपकी लायबिलिटी है, इसको बैलेंस शीट पे लायबिलिटी साइड पे चमकाना पड़ेगा। तो आपको इसको लायबिलिटी साइड पे लिखना चाहिए एडवांस को।
अब सुनो, आपने यहाँ पर बेटा मान लो किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 8 करोड़ का काम कर दिया, आपका अप्रूव हो गया, मैंने लिख दिया 8 करोड़, और अनसर्टिफाइड वैल्यू मेरे पास है, मान लेते हैं 50 लाख की, टोटल वैल्यू होगी 8.5 करोड़, वर्क इन प्रोग्रेस का रिजर्व मान लेते हैं 20 लाख का बना हुआ है, तो नेट वैल्यू आ गई 8 करोड़ 30 लाख। तो मेरी बैलेंस शीट में 8 करोड़ 30 लाख की एसेट आ गई। इसके बदले में कॉन्ट्रैक्ट मुझे अभी तक ऑलरेडी 6 करोड़ दे चुका है, क्योंकि 8 करोड़ का काम सर्टिफाइड है, 6 करोड़ वो मुझे दे चुका है। मैंने बोल दिया 6 करोड़ मुझे एडवांस मिल चुका है, इसी काम के बदले में तो मिला है। मैं अपनी एसेट साइड पे चमका रहा हूं, देखो मैंने 8 करोड़ 30 लाख का काम करा, पीछे से कॉन्ट्रैक्ट ही कहते इसके बदले में 6 करोड़ तो मैं दे भी चुका हूं। इसका मतलब मेरे पास जो नेट एसेट है, जो पैसा लेने का अधिकार बनता है, वो तो 2 करोड़ ही बनता है, 2 करोड़ 30 लाख रुपए जो भी है, मेरे पास जो पैसा लेने का अधिकार बनता है वो तो वही है। अब अगर मैं अपनी लाइबिलिटी को यहाँ पर 6 करोड़ को यहाँ पर दिखाता हूँ इसी 8 करोड़ के बदले में, तो उससे मेरी बैलेंस शीट का टोटल कितना इन्फ्लेटेड नजर आएगा। मेरी कंपनी तो बहुत महान नहीं है, बैलेंस शीट का टोटल जब मैं 12 करोड़ लेने सिर्फ 2 करोड़ रुपए नेट, मेरे लिए मेरा माल 2 करोड़ का ही है। 8 करोड़ का अप्रूव हुआ था, 6 करोड़ तो आ चुके हैं, नेट माल 2 करोड़ के, बैलेंस शीट में टोटल लिखा बड़ा 12 करोड़। 8 करोड़ 30 लाख एक साइड पे चमक रहे हैं, 6 करोड़ दूसरी साइड पे चमक रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। अकाउंटिंग के सही प्रेजेंटेशन के हिसाब से AS7 बोलता है कि आपको यहीं पर वो इसी पैसे के अगेंस्ट 6 करोड़ माइनस करके दिखानी चाहिए, ताकि बैलेंस शीट जो है वो सही वैल्यू पे नजर आए, इन्फ्लेटेड ना लगे। ठीक है जी। तो सही ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन के लिए AS7 बोलता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू आपको मिल बनती है 8 करोड़ 30 लाख, उसके बदले में अगर आपको कुछ एडवांस मिल चुका है, तो आप उसको लाइबिलिटी साइड पे ना लिख के एसेट साइड में से माइनस करो, ताकि आपकी बैलेंस शीट की ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, ट्रू एंड फेयर वैल्यू नजर आए कि आपकी नेट एसेट 2 करोड़ 30 लाख की है, 8 करोड़ 30 लाख की नहीं है। ठीक है जी। तो हम उसको लाइबिलिटी साइड पे ना लिख करके एसेट साइड में से माइनस कर देते, बात तो हुई। लेकिन प्रेजेंटेशन इसको फिर सही सही प्रेजेंटेशन ये, तो ये आपको बस बैलेंस शीट को नीचे डबल लाइन लगा देनी है, यहाँ पर भी आपको बैलेंस शीट के नीचे डबल लाइन लगा देनी है। सर तो एडवांस कैश किसी अलग अलग दे रहा हूँ, अलग अलग दे रखा होगा, जो भी कैश मिलता है ना कॉन्ट्रैक्ट से सब एडवांस होता है, तब तक जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना हो जाए। एडवांस और कैश एक ही बात है। तो जैसे 8 करोड़ 30 लाख का काम हुआ था, 8 करोड़ का वैसे सर्टिफाइड था, बाकी अनसर्टिफाइड था। तो हमने 6 लाख रुपए दिए थे, 6 करोड़ रुपए में हो गए। 6 करोड़ दिए थे, तो सर फिर हमने तो उस 8 करोड़ का पैसा दे दिया। हम वो नहीं, इसमें पहले तो हम बोल रहे हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट, हाँ टू कॉन्ट्रैक्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट आकर बात बताओ बताओ। तो सर जैसे अब 8 करोड़ का काम हो गया, वर्क 8 करोड़ का मैंने आपके लिए काम कर दिया, तो मैंने फिर 6 करोड़ दिए थे, 6 करोड़ आपने मेरे को दे दी। तो सर अब इस टाइम पे तो 6 करोड़ या 8 करोड़ के लिए तो है, फिर एडवांस कैसे होगा? क्योंकि मेरे पास पैसे लेने का अधिकार ही नहीं है, रेवेन्यू का रुको है, मैंने तेरे को अपनी बुक्स में अभी तक डेबिट करा है, कहाँ करा है? जब डेबिट ही नहीं कर, रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं करेगा, उस दिन रिकॉर्ड करूंगा जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, उस दिन बोलूंगा वैभव अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट। अभी तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पे खर्चे करो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू खर्चा, कॉन्ट्रैक्ट डेबिट होता जा रहा है, होता जा रहा है, जैसे कंप्लीट हो जाएगा ना कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट कर दूंगा पूरा का पूरा 10 करोड़ से, तेरे से पैसे लेने वैभव डेबिट कर दूंगा, तो उस समय होगा बेटा कॉन्ट्रैक्टी डेबिट, और पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट किसको डिलीवर कर दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टी को। तो कॉन्ट्रैक्टी डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा 10 करोड़ से। तो पहली बारी कॉन्ट्रैक्टी कब डेबिट होगा, 10 करोड़ से, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। तो जो बैलेंस शीट भी कराएगा वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, फिर प्रॉफिट बन जाएगा नेट, और जो बाकी के पैसे होंगे फिर मैं जैसे मांग लूँ। तो अभी तक तो जो मुझे मिल रहा है बेटा सब एडवांस। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तू मेरे से 6 करोड़ वापस मांग लेगा, मांग ही नहीं पाएगा, क्योंकि 8 करोड़ का काम तो ऑलरेडी मैंने कर रखा है। हाँ, बाकी के देने का लाइबिलिटी है, लेकिन मैं पहली बार मांगूंगा कब, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है। चलो जी बेटा, आज का सत्संग पे विराम लगाते हैं, लेकिन जब अगली क्लास में एक काम करो, हाँ जी सर, एक नोट लिख लो। हाँ जी, हाँ, कहाँ? मैं बता रहा हूँ, बताओ।
किसी बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बाद लिखो, वो क्लियर कर दो। एक भी नहीं लिखो, दो लिखो। नोट नंबर 1, ये तो बड़े बड़े होते हैं अरे इतनी जगह में तो हो भी सकते हैं। हाँ जी लिखो, नोट नंबर 1। बेटा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कोई भी अबनॉर्मल आइटम नहीं आएगी, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहीं पे भी नहीं आती, शुरू से बता रहा हूँ बेटा, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में अबनॉर्मल आइटम का एक ही स्थान है, कॉस्टिंग पीरियड। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट आपके किसी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आपकी कोई भी अबनॉर्मल आइटम नहीं आ सकती। आपने बेटा माल मंगाया था, साइट पे रखा हुआ था, साइट से चोरी हो गया माल, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, वो आपका नुकसान है, आपको कॉन्ट्रैक्ट से हटाना पड़ेगा। अगर आपने डेबिट साइड पे लिखा हुआ है 1 लाख की सीमेंट और उसमें से 20,000 की सीमेंट चोरी होगी, तो क्रेडिट साइड से रिमूव करो, क्योंकि वो खर्चा कॉन्ट्रैक्ट पे यूटिलाइज ही नहीं हुआ। ठीक है ना, तो कोई भी एक तो अब नॉर्मल खर्चा आपने कॉन्ट्रैक्ट पे लिखना नहीं, और अगर लिखा हुआ है तो क्रेडिट साइड से हटाना पड़ेगा, इसके लिए नोट लिखेंगे। नो अब नॉर्मल आइटम, नोट नंबर 1, नो अब नॉर्मल आइटम shall be charged to contract account. No abnormal item shall be charged to contract account. ठीक है जी। दूसरी बात, अगर आपने गलती से कोई खर्चा डेबिट साइड पे लिख दिया है और वो कॉन्ट्रैक्ट पे यूज नहीं हुआ, चाहे वो लॉस की वजह से हुआ, या फिर आपने माल मंगाया था, कॉन्ट्रैक्ट की साइड पर सीमेंट पड़ी हुई थी और वहां से सीमेंट उठा के मैंने बेच दी, किसी और मेरे दोस्त को चाहिए थी, मैंने वहां दूसरे ठेकेदार के पास भेज दिया, वहां से माल निकाल के बेच दिया है, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे आया था, तो जब आया था तो आपने कर दिया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू मटेरियल, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट पे चार्ज कर दिया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पे यूज ही नहीं हुआ, आपने किसी और के पास भेज दिया उसको वहां से निकाल के, तो जो खर्चा डेबिट साइड पे चार्ज हुआ है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पे यूटिलाइज नहीं हुआ, तो उसको क्रेडिट साइड से रिमूव करना पड़ेगा एट कॉस्ट। ऐसा हो सकता है वो 10,000 की सीमेंट मैंने 12,000 की चिपकाई हो अपने दोस्त को, ऐसा हो सकता है, लेकिन बेटा आप 12,000 पे नहीं चिपकाओगे, लिखोगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर, क्योंकि वो 2,000 का प्रॉफिट तो आपका अदर प्रॉफिट है ना, कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट थोड़ी है, तो आप उसको वहां पे 10,000 पे रिमूव करोगे। प्रेजेंटेशन के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय मटेरियल सोल्ड 10,000, या तो आप लिखोगे बाय बैंक 12,000 और डेबिट साइड पे 2,000 उठा के पीनल में डाल दो, ठीक है, वो पीनल में जाएगी। तो आपको क्या करना है, नोट लिखना है, एनी प्लांट और मटीरियल, नोट नंबर 2, any plant or material sold or lost, बेचा भी जा सकता है, चोरी भी हो सकता है, गुम भी हो सकता है, any plant or material sold or lost shall be removed by crediting the contract account at cost or WDV if any, at cost or WDV if any। प्लांट तो WDV भी हो सकता है, आपने 6 महीने यूज कर लिया, उसके बाद गुम हो गया, तो 6 महीने के डेप्रिसिएशन के बाद रिटर्न डाउन वैल्यू पे गुम किया जाएगा, ठीक है ना। तो एट कॉस्ट और WDV ब्रैकेट में क्या लिखना है, इफ एनी, तो अगर कोई WDV है तो WDV पे रिमूव करेंगे, नहीं तो कॉस्ट पे जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो आज का सत्संग इतना ही है, अगली कक्षा में आने से पहले आप सारे फॉर्मेट अच्छे से पढ़ के आओगे, हम करेंगे सवाल। सर ये सेम है, एब्नॉर्मल का भी